स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप लोग। आपको पता है कि वेक्टर चैप्टर लगातार चल रहा है, अलग से अलग टॉपिक है। आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। आज मैं वेक्टर टॉपिक पे कुछ एडिशन जो सब्ट्रैक्शन मैंने पढ़ाया था इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कि अगर आ गया कि अगर p वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आप ऐड कर रहे हो और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब p और q और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, अगर जो दोनों वेक्टर ऐड कर रहे हो वो और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो, अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपसे पूछेगा कि आप बताओ फाइंड एंगल यानी थीटा बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। आप p और q के बीच का मैग्नीट्यूड बताओ, सॉरी एंगल बताओ, एंगल। तो बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, आप इसे आराम से कर सकते हो। बिल्कुल मैं कर सकता हूं। कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था रिजल्टेंट का बेटा, आपको अच्छे से याद है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये तो फॉर्मूला होता था ना, दो वेक्टर को जब ऐड करते थे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता था निकालने का, यही फॉर्मूला होता था। अब मुझे एक बात का जवाब दो, सोच के जवाब दो बेटा। जब ये सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्यों ना है इसको हम x मान लें। जब तीनों का मैग्नीट्यूड मैं सेम बोल रहा हूं तो क्यों ना हम इसे x मान लें बेटा। तो ये भी अब ठीक है। अब प्लस को स्क्वायर कर दो तो r स्क्वायर इज इक्वल टू रूट हट जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। p भी q भी r भी सब x है तो इसका क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x x मिलकर क्या हो गया एक्स स्क्वायर cos थीटा। अब बताओ तो जरा बेटा एक्स स्क्वायर, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर और यहां भी 2x स्क्वायर है तो क्यों ना हम कॉमन ले लें। तो आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। आप समझे नहीं क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहां भी 2x स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो इधर क्या बच गया देखते जाओ 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, 2 इधर ला दो 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 -1/2। और कुछ याद रखना वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120। कॉस में कुछ एंगल याद रखना 0, 30, 30, 40, 45 से तो याद ही है। कॉस 120 कभी की वैल्यू होती है -1 और कॉस 180 आ जाए तो वैल्यू होती है -1। ये सब याद रखना बेटा, जरूरत पड़ेगा। बाकी कॉस 90 तो जानते ही हो, कॉस 90 0 सब तो जानते हो। तो यहाँ पे कितना आ गया -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 120 डिग्री है। कब? जब p वेक्टर q वेक्टर और उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने, ध्यान से देखना। अगला सवाल ये है, अब मैंने बोला इफ p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ये a मान लिया जाए, कोई वैल्यू a मान लिया जाए, मैग्नीट्यूड है तभी तो मॉड में लिख रहा हूं। अगर p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई वैल्यू a मान ली जाए कि वैल्यू उसकी a है, तो प्रूव करो, इस बात को प्रूव करो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा 2a cos थीटा बाई 2। ये प्रूव कर कि जब p और q का जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा 2a cos थीटा बाई 2। बोलोगे सर वेरी सिंपल। यस सिंपल तो है। रिजल्टेंट का क्या होता है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। दो वेक्टर को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं। अब मेरी बात को सुनो, r इज इक्वल टू अंडर रूट p फॉर व्हाट q, दोनों का मैग्नीट्यूड a है, a स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, 2a मिलके क्या हो गया 2a स्क्वायर cos थीटा। ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, सॉरी ए मैग्नीट्यूड 2a मिलके कितना हो गया 2a स्क्वायर cos थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो r इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहां भी 2a स्क्वायर है तो कॉमन ले लो 1 प्लस cos थीटा। क्या किया मैंने 2a स्क्वायर कॉमन लेके ये बन गया। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये सब चीज याद रखना, ट्रिगो का फॉर्मूला है, अगर कहीं पे 1 प्लस cos थीटा आ जाए तो उसे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कहते हैं, थीटा बाई 2 लिख देते हैं, सब मल्टीपल एंगल कहते हैं। और अगर कहीं पर 1 माइनस cos थीटा आ जाए तो इसे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बोलते हैं। तो यहां पे क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या आ गया देखो जरा, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, रूट से बाहर निकालोगे 2 2 जब 4 बाहर आ गया 2, a स्क्वायर बाहर आ गया a, cos स्क्वायर रूट से हटेगा तो आ गया cos थीटा बाई 2। शायद यही प्रूव करना था, रिजल्टेंट जो होगा वो 2a cos थीटा बाई 2। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड a हो जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा, ये मैंने प्रूव कर दिया ट्रिगो की मदद से। याद रखना इस कॉन्सेप्ट। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ r इज इक्वल टू रिजल्टेंट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अगर ये सवाल आ गया कि अगर कि जो रिजल्टेंट है वो इसके बराबर है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो बताओ फाइंड एंगल यानी थीटा बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो आपने बताना है कि दोनों वेक्टर p और q के बीच क्या एंगल है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, बताना यह है कि आप बताओ फिर p और q के बीच क्या एंगल है। आप बोलोगे सर फिर वही बात आ गई रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। r की जगह पे यही रखना है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, उधर भी देखो क्या आ गया बेटा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। रूट हो गया कैंसिल, तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो यहां पे क्या बच गया बेटा 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0, इस मीन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि p और q के बीच का एंगल 90 डिग्री। देख लो सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं था, रिजल्टेंट के फॉर्मूले पे सारे सवाल हो रहे हैं। अब मान लो देखो छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं। एक सवाल ये आया कि इफ p प्लस q यानी दो वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम है, मतलब p और q के एडिशन का रिजल्ट और p और q के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम है, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन p एंड q। तो दोनों वेक्टर p और q के बीच जो एंगल बन रहा है थीटा वो कितना होगा। तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है, जब दो वेक्टर को ऐड करते हो तो क्या फॉर्मूला होता है रिजल्ट का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है आंसर सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। आपको अच्छे से पता है
ऐड करने पे ये रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट करने पे ये रिजल्ट, दोनों साइड रूट रूट जो है वो हो गया कैंसिल। तो उसके बाद क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। बिल्कुल, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल, 2pq cos थीटा, और ये इधर आएगा तो ये भी प्लस 2pq cos थीटा आ गया, ऐड होके 4pq cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये उठ के इधर आ गया बेटा, 2pq cos थीटा प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4pq cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है P और Q का बीच इस सवाल में 90 डिग्री है। कब? जब दोनों के एडिशन का रिजल्ट और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम हो जाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन क्या आया, सुनते रहना ध्यान से, बहुत अच्छा सुनो, बहुत अच्छा। एक बात बताओ, कुछ चीज प्रूव करने को आता है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूव करने को आती हैं। उससे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इफ अ मैन मूव 5 मीटर राइट साइड, राइट बोलो या ईस्ट बोलो, बात वही है, देन टेक लेफ्ट टर्न, राइट साइड मूव किया 5 मीटर और उसके बाद वहां से लेफ्ट टर्न लिया उसने, एंड मूव 3 मीटर, फिर वो 3 मीटर मूव किया लेफ्ट टर्न लेने के बाद, देन टेक राइट टर्न, उसके बाद फिर उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न, एंड मूव बाय 2 मीटर, फिर वो 2 मीटर मूव किया, सुनो ध्यान से सुनो, 2 मीटर मूव किया। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आप मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, वो बंदा पहले 5 मीटर राइट चला, फिर उसके बाद वहां से उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट ऊपर ले लिया, फिर वो 3 मीटर चला, फिर वहां से उसने राइट टर्न ले लिया और वो 2 मीटर चला। ओके, पहले राइट, फिर वहां से लेफ्ट टर्न, फिर वहां से राइट। अब डिस्टेंस बताना है, तो एक बात बताओ, डिस्टेंस जो है वो तो स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है डिस्टेंस की, तो सिंपल ऐड हो जाएगा 5 + 3 + 2, 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है और स्केलर को ऐड करने के लिए कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर इज योर 10 मीटर। रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट में बेटा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यही तो फर्क है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हमें इसको पूरे को वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो इधर होता है आई कैप, याद करो ऊपर जो जाता है उस जे कैप, फिर इधर गया तो फिर आई कैप, तो सबको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे 5 आई कैप, सबको सब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, ऊपर गया तो जे कैप, राइट साइड गया तो 2 आई कैप, सबको आई जे में पहले बनाओगे। उसके बाद क्या हो गया, 5 + 2 7 आई कैप प्लस क्या आ गया 3 जे कैप, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में ले लिया। अब डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन बन गया, अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए √ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा, √ 58 मीटर, 49 + 9, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख। डिस्टेंस स्केलर है, सिंपल वैल्यू ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एक डिस्प्लेसमेंट का मतलब देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये वाले सीधे यहां से यहां, ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर है, एक डायरेक्शन है, तो ऐसे बनाए।
सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सवाल है। अब एक क्वेश्चन आया, इफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। दो वेक्टर दे दिया a और b। सुनो सवाल क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ थर्ड वेक्टर। ई मान लो ए और बी का दोनों का वेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है। अब उसने क्या बोला, एक थर्ड वेक्टर सी, थर्ड वेक्टर सी है, उसका इक्वेशन लिखो। इक्वेशन हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। इट इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये ए और बी दो वेक्टर हैं। अब मुझे एक तीसरे वेक्टर का इक्वेशन बनाना है, सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। और ये सी वेक्टर, सुनो ध्यान से, जो ए और बी का जो रिजल्टेंट है ना, उसके पैरेलल है। ये सी वेक्टर जो बनाने की क्वेश्चन बोल रहा है ना, वो ए और बी दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालो। जब इक्वेशन सीधे ऐड करो, क्या आ गया रिजल्टेंट, ऐड करो 2i प्लस i 3i कैप, 3j प्लस 4j 7j कैप, 5k माइनस k 4k कैप। ये हो गया पहले रिजल्टेंट आ गया। अब क्या बोल रहा है, मुझे सी वेक्टर का इक्वेशन लिखना है, जिसका मैग्नीट्यूड तो पता है, और ये भी है कि ये जो सी वेक्टर है ये इनका जो रिजल्टेंट है उसके पैरेलल है। तो जिसके वो पैरेलल है, अब उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। ये मेथड होता है, ये मेथड होता है, जिसके वो पैरेलल बोला है ना, जिस वेक्टर के, अब आप उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। तो r का r कैप निकालोगे। और मैंने क्या कहा था, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर के इक्वेशन को उसके पूरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, ऐसे निकालते हैं ना, जिसका भी यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, एरो हटकर कैप आ गया मतलब यूनिट वेक्टर, तो उसके इक्वेशन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। पूरा इक्वेशन लिख दो और नीचे मैग्नीट्यूड 3a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना आ गया, 3i कैप 7j कैप 4k कैप अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 49, 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 16 74। ये आ गया रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर। अब आपको क्या लिखना है, सी वेक्टर का इक्वेशन। तो क्या करोगे, जो भी सी का मैग्नीट्यूड है उसको उस रिजल्टेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा सी का, क्या सी का मैग्नीट्यूड था 5 और इनटू ये पूरा क्या है, पूरा 3i कैप 7j कैप 4k कैप अपॉन रूट 74। कितना आ गया सी वेक्टर, मल्टीप्लाई करो 5 3 जा 15, 15 अपॉन रूट 74 i कैप, 5 7 जा 35, 35 अपॉन रूट 74 j कैप, 5 4 जा 20, 20 अपॉन रूट 74 k कैप। ये हो गया उस सी का इक्वेशन। क्या था, सुनो जरा ध्यान से, दो वेक्टर दिया था ए और बी, और एक तीसरे वेक्टर का इक्वेशन बनाने बोल रहा था, और उस तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया। और क्या बोला उसने, वो जो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर सी का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना बेटा। कैसे लिखेंगे उसका इक्वेशन सी का, जो सी का मैग्नीट्यूड है वो, और जिसके वो पैरेलल है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। याद रखना, ये मेथड है।
जिस वेक्टर का इक्वेशन लिखने बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड देगा, और वो जिसके पैरेलल होगा उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी वो किसके पैरेलल था? ए और बी के रिजल्टेंट के पैरेलल। तो पहले ए और बी को जोड़ करके रिजल्टेंट निकाला, इक्वेशन को ऐड करके, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाला, फिर जिसका इक्वेशन लिखना है उसका मैग्नीट्यूड, और जिसके वो पैरेलल है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। अब मान लो इसी क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ थर्ड वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड इट इज पैरेलल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पैरेलल टू, देखो बेटा ध्यान से, पैरेलल टू ए वेक्टर, बस ए वेक्टर के पैरेलल है, रिजल्टेंट में बस ए वेक्टर के पैरेलल है मान लो। तो क्या करते इस क्वेश्चन में, इस केस में क्या करते? सबसे पहले किसके पैरेलल है? ए के पैरेलल है, तो ए का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। क्या हो जाएगा? ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मान लो इस क्वेश्चन में बी वेक्टर की बात ही नहीं करता, इसकी बात ही नहीं करता, इस वेक्टर की बात ही नहीं करता बेटा, और बोलता कि वो एक वेक्टर निकालो, सी वेक्टर जो ए के पैरेलल है। तो मैंने क्या कहा? जिसके वो पैरेलल है पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। कैसे निकालोगे यूनिट वेक्टर? ध्यान से देखो, पहले ए का पूरा इक्वेशन लिखोगे, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, k का 1 हो गया, क्या आ गया बेटा? a कैप कितना आ गया? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट 14। यस, अब क्या करेंगे? c का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? फिर c का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखेंगे, और जो a का यूनिट वेक्टर है जिसके वो पैरेलल है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया। क्या था? a का c का मैग्नीट्यूड 5, और a का देखो जो आया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 14। मतलब जिसके भी पैरेलल है, ए के पैरेलल या ए और बी के रिजल्टेंट के पैरेलल, जिसके पैरेलल है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ब्रैकेट खोल दो, तो 10 अपॉन रूट 14 आई कैप 15 अपॉन रूट 14 जे कैप माइनस 5 अपॉन रूट 14 के कैप हो गया। आ गया वो वेक्टर, सी वेक्टर आ गया। तो क्वेश्चन याद रखना बेटा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एडिशन में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बंदा बाइक लेके मूव कर रहा है। इफ a person takes left turn after moving 500 meters, each at 60 डिग्री। मान लो क्या है, एक बंदा बार बार 500 मीटर चल रहा है और 60 डिग्री पे लेफ्ट टर्न ले रहा है, 50 डिग्री पे लेफ्ट टर्न ले रहा है। ध्यान से सुनना। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड, 6th and 8th टर्न। ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक बंदा जो है वो 500 मीटर चल रहा है, और 500 मीटर चलने के बाद 500 मीटर चल रहा है, फिर 60 डिग्री पे लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर 500 मीटर चल रहा है, फिर 60 डिग्री पे लेफ्ट टर्न ले रहा है। हर 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री पे वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, बार बार 60 डिग्री पे वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो आपको बताना है जब वो थर्ड टर्न ले रहा था, जब वो 6th टर्न ले रहा था, और जब वो 8th टर्न ले रहा था, तो उस टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनो। तो आप सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आखिर इस कहानी को हम कौन से पॉलीगन में शो करें, ट्रायंगल में शो करें, स्क्वायर में शो करें, हेक्सागन में शो करें, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है
कौन कितने नंबर ऑफ साइड से शो होगा 360 डिग्री बाय थीटा। कितने पे टर्न ले रहा है बेटा 60 पे, तो 360 बाय 60 6, यानी कि इस कहानी को आप हेक्सागन से शो करो। और अगर 90 डिग्री पे टर्न लेता तो क्या होता 360 बाय 90, तो 4 साइड से शो करो। तो ये तो 6 साइड से कहानी शो होगी, ध्यान से देखना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बस हो गया। मान लो इसने स्टार्ट यहां से किया, ओके, ध्यान से सुनो। अब हर वो टर्न कितने मीटर का है 500 मीटर का है, ये सब 500 मीटर का है। ये हर एक टर्न 500 मीटर का है बेटा, हर एक टर्न 500 मीटर का है, हर एक टर्न 500 मीटर का है, हर एक टर्न 500 मीटर का है। आप समझो फिर क्या बोल रहा है 500 मीटर चल रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, हर उसका टर्न कितने डिग्री पे है, ये भी दे रखा है। ये जो टर्न ले रहा है वो कितने डिग्री पे ले रहा है 60 डिग्री पे ले रहा है। तो बताना है, मान लो उसने यहां से स्टार्ट किया, तो बताओ जब वो तीसरा टर्न ले रहा था उस टाइम डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहां से चला तो फर्स्ट टर्न यहां लिया, सेकंड टर्न यहां लिया, थर्ड टर्न यहां लिया। अच्छा, तो एक ये फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न यहां पे लिया, डी पे लिया। तो यहां तक डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस तो स्केलर है 500 500 500। तो बोलोगे सर जब थर्ड टर्न ले रहा था तो सर जो डिस्टेंस है वो 500 500 500 मिलाकर हो गया सर 3 बार 1500 मीटर। ओके सर, डन। अब सर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट तो हम सीधे बनाते हैं, सीधे जाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट तो आपका एक सीधा स्ट्रेट वेक्टर है, ये स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा। अब ये सर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, एडी, डिस्टेंस तो ऐड होकर आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करो, अब बीच से एक और वेक्टर बना दो, इसका नाम रख दो ओ। देखो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकलने जा रहा है, ध्यान से देखना। अब मुझे बताना, ध्यान से बताना, सोच के बताना, ओडी भी हो जाएगा 500। कैसे, अगर ध्यान से देखोगे तो ओडी और ये ईएफ ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल। जब पैरेलल में वैल्यू सेम होती है तो ये 500 तो ये भी 500। तो एडी को आप क्या लिख सकते हो, एडी को लिख सकते हो ना बेटा एओ प्लस ओडी। और अगर ध्यान दोगे और अगर ध्यान से देखोगे तो ओडी भी 500 पैरेलल और एओ भी 500 पैरेलल। कैसे, एओ किसके पैरेलल, बीसी के, 500 तो ये भी 500। ओडी किसके पैरेलल, ईएफ के, ये 500 तो ये भी 500। 500 प्लस 500 सीधे एक लाइन में जुड़ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया कितना 1000 मीटर। डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 मीटर। फिर कब पूछा है, 6th टर्न, थर्ड के बाद जब वो 6th टर्न ले रहा था, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6th में तो यहीं पे आ गया, ए पे आ गया, एट 6th टर्न। कहां पर पहुंच गया 6th टर्न पे, 6th टर्न यहीं पे आ गया ना बेटा, यहां से स्टार्ट हुआ था तो 6th टर्न में यहीं आ गया। तो जहां से चला वहीं आ गया। तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट की बात खत्म करो, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अब जहां से चलते हो वहीं आते हो, डिस्प्लेसमेंट खत्म। रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 506 टाइम्स। तो 500 इंटू 6, 3 बार, सॉरी 6 बार जोड़ोगे 3000 मीटर। डिस्टेंस तो सिंपल ऐड होता है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट जहां से चले वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और डिस्टेंस हो गया 3000 मीटर। अब इसको तो मैंने दिखा दिया, थर्ड टर्न पे बता दिया और 6th टर्न पे बता दिया, इसको हटा देता हूं, राइट। अब बोला है कि जब वो 8th टर्न ले रहा था, 8वां टर्न, एट द एंड ऑफ 8th टर्न, ध्यान से सुनना, जब आप 8th टर्न ले रहे थे, जब आप 8वें टर्न में थे, व्हेन यू वाज टेकिंग द 8th टर्न, तो सोचो 8th टर्न में कहां पर होगे,
1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 टन का मतलब कहां पर आ गए, सी पे आ गया। इसको हटा दो, आप हटा दो, इस एरो का काम नहीं, कंफ्यूज डायग्राम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। चलो अब आ जाओ 8 टन। 8 टन में कहां पे आ गए बेटा, सी पे आ गए, बिल्कुल सी पे आ गए। तो डिस्टेंस तो बड़ा आसान है, डिस्टेंस तो क्या हो गया, सिंपली 5000 कितनी बार, 8 बार, 500 500 500 500 500 8 टाइम्स डिस्टेंस तो सीधे 8 गुना हो जाएगा। तो 500 इंटू 8 4000 मीटर। रही बात डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है इनिशियल और फाइनल, चले थे यहां से 8 टन में यहां हो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया 8 टन पे बेटा, AC। अब सवाल उठता है AC कैसे निकाला जाए, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, कैसे हम निकालें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल ABC को अगर ध्यान से देखो तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं और ये अपोजिट ऑर्डर में हैं। तो ट्रायंगल लॉ से हमें पता चला, अरे AC तो सर AB और BC का रिजल्टेंट शो हो रहा है। AC का मतलब क्या हो गया बेटा, AC क्या है बताओ, तो AC क्या बन गया, रिजल्टेंट किसका, AB वेक्टर का एंड BC वेक्टर का। बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, AC तो मुझे लग गया, AC तो साफ शो हो रहा है कि AB और BC का रिजल्टेंट है सर। अच्छा तो रिजल्टेंट के लिए एक फॉर्मूला आप जानते हो, कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट, आपको अच्छे से पता है, अंडर रूट इसका रिजल्टेंट है AB और BC का। तो अंडर रूट AB का मैग्नीट्यूड 500 का स्क्वायर, याद है P स्क्वायर पहले का स्क्वायर, प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो भी 500 है, दूसरे का स्क्वायर, प्लस 2 पहला दूसरा और इनके बीच का एंगल। बोलो कितना एंगल है, AB और BC के बीच का एंगल ये है ना 60 डिग्री। एंगल हमेशा याद करो पैरेललोग्राम में बाहर वाला लेते हैं, अंदर वाला थोड़ी लेते हैं, बाहर वाला। अब बताओ क्या आंसर आने जा रहा है बेटा, क्या आंसर आने जा रहा है, देखो जरा साफ दिख रहा है। AC इज इक्वल टू क्या आ गया, सोचो मैथ्स, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 से ये 2 कट गया तो कितना हो गया 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, 2 बार 500 मिलके ये भी 500 का स्क्वायर, 3 बार 500 का स्क्वायर, 3 बार 500 का स्क्वायर यानी कितना 500√3 मीटर। 3 बार 500 स्क्वायर का मतलब 500 स्क्वायर है तो रूट से बाहर 500 और 3√3 बन गया। तो हर टन 6 टन और 8 टन में डिस्टेंस बताना था और डिस्प्लेसमेंट बताना। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बात को ध्यान से समझा करो। ये हल्के सवाल नहीं है, ये सब एडिशन के बेस्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ये सब एडिशन के बेस्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए, परेशान नहीं होना। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0 तो इसका क्या मीनिंग समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग बताओ, डिफाइन दिस, इसको डिफाइन करो। तो इसका पहला मीनिंग तो ये है कि 4 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है। पहला मीनिंग क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर इज व्हाट 0। पहला मीनिंग तो ये है। दूसरा मीनिंग देखो क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से सुनो, अगर A प्लस B प्लस C को उधर छोड़ दो और D को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू -D, या A प्लस C प्लस D इज इक्वल टू -B, या A प्लस B प्लस D प्लस इज इक्वल टू -C, या बन जाएगा B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू -A। ये चारों बन सकता है इस इक्वेशन से। तो एक और मीनिंग निकल के आया कि किसी भी 3 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो चौथे के बराबर है ना, और अपोजिट है। मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू -D, मतलब किसी भी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट चौथे वेक्टर के बराबर है और वो जो चौथा वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो इन तीनों वेक्टर के अपोजिट है। एक मीनिंग ये भी निकल के आया।
और क्या एक मीनिंग निकल के आ रहा है, देखो ध्यान से, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी प्लस डी, या a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस डी, या b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस डी। ये भी तो हो सकता है, दो को एक तरफ दो को एक तरफ। तो इससे क्या पता चला, किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगले दो वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर है और अपोजिट है। मतलब a प्लस बी का रिजल्टेंट अगर x है तो c प्लस डी का भी रिजल्टेंट x ही होगा। किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट का मतलब अगर a प्लस बी का रिजल्टेंट ईस्ट की तरफ गया है तो c प्लस डी का रिजल्टेंट वेस्ट की तरफ गया है। तो तीन मीनिंग निकल के आए, एक तो पहला सभी वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो वेक्टर है, दूसरा कोई भी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट चौथे वेक्टर के बराबर और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है चौथे का रिजल्टेंट, तीसरा किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगले दो वेक्टर के रिजल्टेंट के इक्वल है और दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे के अपोजिट। आप मेरी बात समझो, आज मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए, सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।